distributed over its circumference, right? ये जो चार्ज है इसके circumference पर distributed है और यहाँ पर एक point charge है. So first of all, we will find out the force between a small element on the circumference of the ring and that point charge. उस point charge के बीच में और इस एलिमेंट के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक? So just consider a small element of charge here. ठीक है ना? Suppose that the charge on that element is dq. Because this ring is positively charged and the total charge on that ring is given in the question, that is capital Q. So what? Now if you want to find out the force between this element and this point charge, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है. क्योंकि आपने कूलम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए और आपने यही देखा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कहाँ लगता है बेटा, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा लगता है. ऐसा ही कुछ देखा ना आपने. तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है. तो अब देखो, एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और एक चार्ज क्या है, निगेटिव. ठीक है ना? एक चार्ज हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है. ये dq हमारा क्या है, पॉजिटिव है. ये माइनस q है. सो ऑब्वियसली दैट dq विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा. मान लो कितना फोर्स लगाया, df फोर्स लगाया. इतनी बात समझ में आ गई? मतलब क्या है, कंसेप्ट हमारा वही लग रहा है ना, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल टेक्निक्स एक्स्ट्रा इसमें लगेंगी, नथिंग एल्स. कंसेप्ट वही. तो अब मान लो कि ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल कितना है, थीटा है. दिस एंगल इज. तो जब कभी भी कोई भी ऐसी वेक्टर क्वांटिटी आती है जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ना हो, या जो डायरेक्शन हमें चाहिए होती है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ना हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं. यही करते हैं. तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम. इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे. देयर विल बी द टू कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. इस कंपोनेंट के दो फोर्स हो जाएंगे बेटा, मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है ना, df cos थीटा, और एक हो जाएगा df sin थीटा. ठीक है? एक हो गया df cos थीटा और एक हो गया df sin थीटा. df cos थीटा is along the x axis towards the center of the ring and df sin theta is along the y axis. Is that clear? इतना पॉइंट आपको क्लियर है? ओके. अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होता है, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. एक रिंग जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है ना. अगर हम इसके सेंटर के ऊपर देखो, सेंटर के नीचे देखें, तो बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. जब कभी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है बेटा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल एक कंपोनेंट बचता है. ठीक है? और इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर द सिमिलर एलिमेंट जस्ट बिलो द दैट एलिमेंट जो हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है, उसी के ठीक नीचे एक और एलिमेंट अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें और इनको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो दैट एलिमेंट विल आल्सो फॉर्म द सेम एंगल. वही एंगल बनाएगा थीटा और वही फोर्स लगेगा df. ठीक है ना? और उस df का एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, df sin थीटा, एंड द नेट फोर्स विल बिकम 0. इज दैट क्लियर? यस सर. क्लियर है ना? तो मतलब क्या है, जो टोटल फोर्स आपको यहाँ पर मिलना है बेटा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, जो छोटा सा फोर्स, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है तो छोटे से फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो छोटा सा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, df net, it will be equal to df cos theta. Is that clear? The net force acting on that small charge particle minus q will be equal to df cos theta, because df sin theta will be cancel out. ठीक? तो अब बेटा अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ df. df की वैल्यू डालते हैं, स्मॉल k dq into q upon what is the distance between them. So distance will be calculated by Pythagoras theorem, radius square plus x square का अंडर रूट. ठीक है ना? तो अंडर रूट r square plus x square का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ df. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है ना? और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, cos थीटा. तो बिकॉज थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, आप कोई भी इसके सर्कमफेरेंस पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट उस पॉइंट पर थीटा एंगल बनाएगा. बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर. इट विल बी, अगर आप इसको 3D में ले जाओगे तो इट विल बी अ कोन. तो कोन का जो एंगल होता है, वर्टिकल एंगल, वो सेम रहता है. तो थीटा इज कांस्टेंट हियर. यू विल राइट द वैल्यू ऑफ दैट थीटा. यू विल राइट इट इज x upon under root r square plus x square based upon hypotenuse. ठीक है?
अब देखो आपसे यहाँ पर पूछा गया नेट फोर्स निकालने के लिए, और आपने क्या किया, एक छोटा सा नेट फोर्स निकाल लिया। अब छोटा सा नेट फोर्स निकालने के बाद फिजिक्स की कहानी खत्म। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, स्मॉल के डी क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, राइट? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल विल बी गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर फिजिक्स का कंसेप्ट खत्म भाई, जितना हमें कूलम ने बताया तो उतना हमने करके रख दिया। अब हमारे पास समस्या आती है इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब हमें जाना पड़ेगा मैथमेटिक्स के पास। ठीक, नाउ वी विल अप्लाई मैथमेटिक्स। वी विल फाइंड आउट द नेट फोर्स बाय इंटीग्रेटिंग दिस। हमने यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करके। तो नेट फोर्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो फिर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ नेट। एम आई राइट? यस सर। सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना? बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, बस वही अगर आपका क्लियर रहेगा तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इवन एरोडॉग भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और मैथमेटिकल टूल्स अच्छे हैं, बट एरोडॉग मेडिकल के लिए नहीं। ओके, अब हम यहाँ पर करते हैं इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो स्मॉल के डी क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। What is the variable here? So there is only single variable, that is dq, है ना? x भी फिक्स है, r भी फिक्स है, ठीक है? k तो कांस्टेंट है ही है, और जो पार्टिकल में दिया गया वो तो है ही है। तो only dq is variable, तो जितना कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो बेटा। स्मॉल k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq। What will the integration of dq? dq का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स आपने इस रिंग के सर्कमफ्रेंस का कंसीडर किए हुए हैं, यू हैव टू ऐड द ऑल दैट एलिमेंट। आपको वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर आप सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी टोटल चार्ज। यस सर। So we can write here the net force acting on that particle is small k capital Q q x upon r square plus x square to the power 3/2. This is the net force acting on that particle. Agree? यस सर। पारुल बेटा समझ आ गया? ओके, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। वैसे तो अपना आंसर सही है, 39। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। अरे इन्होंने केवल टाइम पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, टाइम पीरियड पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने नेट फोर्स निकाल लिया बेटा। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था, इफ x इज मच लेस देन कैपिटल R, इफ x इज मच लेस देन कैपिटल R, देन व्हाट यू विल डू? यू विल नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। यही होता है, यही करते आए ना, यही करते आए हैं। If x is much less than the capital R, then you will say the net force acting on that small particle is given as small k capital Q q x upon x square will be neglected R. So now this is the net force acting on that particle, and you can say it is SHM. बोल सकते ना, क्योंकि देखो अब अगर x much less than R हो गया तो net force will depend on the value of x. Net force will depend on the value of x. Is that clear? Yes, sir. Yes. So now, if the net force is proportional to the displacement, then the motion of that particle will be SHM. वैसे भी आप समझ सकते हैं, देखो ये df cos थीटा इस पार्टिकल को क्या करेगा, खींच के ले आएगा इससे सेंटर की तरफ, चलता हुआ भागता हुआ आएगा, कहाँ पहुंचा? सेंटर। लेकिन जैसे ही सेंटर पर पहुंचेगा, that particle has some kinetic energy, and because of that kinetic energy क्या करेगा? इस तरफ भाग जाएगा, रिंग के इस तरफ आ जाएगा। अब जैसे रिंग के इस तरफ आएगा, now the df component will change its direction. पहले df का थीटा किधर लग रहा था? लेफ्ट डायरेक्शन। जैसे वो लेफ्ट में आएगा, फोर्स किधर लगेगा? राइट डायरेक्शन में, बिकॉज़ पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है, राइट? तो ये पार्टिकल फिर वापस जाएगा सेंटर की तरफ, फिर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, फिर उधर भाग जाएगा। मतलब दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट दिस सेंटर, ठीक है ना? बिकॉज़ ऑफ दिस df cos थीटा, दिस df cos थीटा एक्टिंग एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? और ये ऑसिलेट कर रहा है, क्या इसका मोशन एसएचएम है? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल एसएचएम हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इफ एक्स इज मच लेस देन आर, अगर रेडियस के कंपैरिजन में उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, then that particle will perform SHM, and if it is clear, then you can write the acceleration of the particle is given as small kq upon
a क्यू क्यू अपॉन m इंटू आर क्यू टाइम्स ऑफ x। तो अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू है बेटा, ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट स्मॉल a क्यू क्यू बाई m r क्यू। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, क्लियर होगा आपको शायद। बोलो इतना हो गया। Yes, sir. So finally you will get the time period. Time period कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा और मैच द आंसर। देखते हैं आंसर आएगा ही जाएगा कहाँ। सो t इक्वल्स टू हो गया बेटा 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन स्मॉल के कैपिटल क्यू क्यू। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने आंसर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा ऐसे आंसर वेरी कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 2 पाई को अंदर ले लिया है, इस 2 पाई को अंदर ले लिया है, तो ये 2 पाई अंदर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया, इनटू आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। सो द आंसर विल बी 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ये मास भी तो था, ऊपर मास भी था, m भी था, power 1/2, that is the answer which is given in your 16 pi cube epsilon naught mr cube upon q cube। ये नीचे से हटा दो क्योंकि आपने इसकी वैल्यू। तो देखो कितना सिंपल था बेटा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं। बोलो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर समझ आया तो मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूँ। दिस इज नॉट इन SC वर्मा बट आपके कंसेप्ट के लिए ले रहा हूँ। जो आपने यहाँ पर पढ़ा वो आपको समझ आया वो देखता हूँ। सो नाउ if I am going to give the question, मान लीजिए हमारे पास now we have a uniformly charged rod। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया गया है यूनिफॉर्मली। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्मली है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो लैम्डा इज गिवन एज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड दैट इज कांस्टेंट, राइट। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन, नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाते हैं। ठीक है ना, मेडिकल में तो चलो यूनिफॉर्म ही आते हैं बट नॉन मेडिकल में नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लेमडा गिवन है यूनिफॉर्म तो लेमडा होगा कांस्टेंट, और अगर लेमडा कांस्टेंट नहीं है तो लेमडा की कोई इक्वेशन गिवन होगी, नथिंग एल्स, बस यही होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही चेंजेस आएगा बस, या तो लेमडा कांस्टेंट होगा, ठीक है, दैट इज वेरी गुड, वो आपको सबको पता है। अगर लेमडा की कोई इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन ही पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, और अगर कांस्टेंट है तो बाहर लेके इंटीग्रेट कर देंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा एंड आई एम गोइंग टू टेक इट कांस्टेंट। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं अभी इसको। लैम्डा हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इस रॉड के एक एंड से x डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P और हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q माइनस कैपिटल। You have to find out the force acting on minus capital Q due to this charge। इस रॉड की वजह से माइनस कैपिटल Q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। चलो बेटा, जो चीजें आपको बताई मैंने, जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया, यूज दैट कंसेप्ट अगेन, क्योंकि आपको ये बोला गया था कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, दैट्स व्हाई इफ यू हैव अ कंटीन्यूअस चार्ज तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, यू हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है ना, एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के आपको उनके बीच का फोर्स निकालना, फिर इंटीग्रेट करना है। तो इस पूरे केस में आपको वाइजली ये सिलेक्ट करना है कि कहां पर हमें एलिमेंट लेना है और लिमिट कैसे लगाना है। आपके पास 2 मिनट है, ट्राई करिए।
हो रहा है बेटा? सर अटेम्प्ट किया? यस सर किया तो है। पारुल आपने? सर अटेम्प्ट किया लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, चलो देखो आपने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस क्या आता है तो देखते हैं। हमें क्या करना, क्या है, हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना है। कहीं पर भी कंसीडर कर लो इस डॉट के ऊपर, यू आर फ्री टू कंसीडर दैट। और मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, dq है। अगर इसके ऊपर चार्ज dq है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू राइट dq is equals to lambda times of dx, where dx is the width of that element। बोलो ठीक है? यस सर। अब अगर आपने उस एलिमेंट की विड्थ को dx लिया हुआ बेटा, मतलब आप जो है लेंथ को x मान रहे हो, लेंथ को वेरिएबल क्या मान रहे हो, x मान रहे हो, है ना? सो यस दैट्स सर। व्हाई आपको उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट माइनस q से, उसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x कंसीडर करना, x। अगर आप इसके एलिमेंट की विड्थ को dr लेते तो इसको r लेते, इसको dy लेते तो इसको y लेते, ठीक है ना? जो मतलब कोई एक सिंगल वेरिएबल ही आपको कंसीडर करना, ठीक है? अब क्या करना है, क्योंकि आपने डिस्टेंस कहां से मेजर करी है, ऑब्वियसली आप कहां से मेजर कर रहे हो, यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से डिस्टेंस, ठीक है ना? क्योंकि ये एलिमेंट तो वेरी करेगा ना, ये एलिमेंट तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, है कि नहीं? पूरे रॉड में एलिमेंट रहेगा। तो आपने मान लो डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया है, ठीक है? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, द फोर्स बिटवीन द टू पार्ट, एक स्मॉल एलिमेंट हो गया और एक वो हो गया, इट इज स्मॉल के dq q अपॉन x स्क्वायर। बोलो कितना आपका आया था, यस सर। कितना हो गया था? यस सर। यस सर। बस उसके बाद तो आपका सब कुछ हो गया था, मतलब आपको लिमिट लगाने में प्रॉब्लम आई। चलो देखते हैं स्मॉल के, अब dq की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इंटू dx होता है ना? तो लेमडा dx लिख दिया, q लिख दिया, अपॉन x स्क्वायर लिख दिया। सो द नेट फोर्स विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ df। यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट्स होने ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो है। यस सर। जब फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो यू डोंट हैव टू टेक द कंपोनेंट्स। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, df की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल k lambda q अपॉन x स्क्वायर डॉट dx। तो क्या क्या कांस्टेंट है, k lambda q कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। पर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं और हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर करी है, कहाँ से मेजर करी है, पॉइंट पी से मेजर करी है, ठीक है? अगर हमने डिस्टेंस को पॉइंट पी से मेजर किया है, अरे दो दो वेरिएबल होगी क्या, ये जो मैंने एक्स किया था ना, इसको आर कर लो बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना? वो अलग चीज है, जो क्वेश्चन में दिया उससे हट के मानना होता है आपको, तो इसको मैंने आर दे दिया। तो अब आप जब लिमिट लगाओगे तो देखो ये रॉड स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब आपका ये जो एलिमेंट है ना, डीक्यू एलिमेंट, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, आर डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, आर डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है ना? यस सर। और कहाँ तक जा रहा है, आर प्लस एल तक जा रहा सर। है ना बेटा? तो जहां से शुरू होगा और जहां तक जाएगा वही उसकी लिमिट होगी। कहां से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, आर प्लस एल तक जा रहा है। लिमिट में मैंने डिस्टेंस क्यों लिया बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ही तो हमारा वेरिएबल, एक्स ही तो हमारा वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या लगाया, लिमिट लगाया। So the value of dq will start from the small r and it will continue from small r to r plus l. So the limit will be small r to r plus l. Now it's very simple. इसके आगे की कहानी सबको पता, चाहे वो मेडिकल वाला हो चाहे वो नॉन मेडिकल वाला हो। k lambda q हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा dx अपॉन x स्क्वायर, लिमिट हो गई r से r plus l. Should I solve this or leave it? सॉल्व करूं या फिर छोड़ दूं, आप कर लोगे? सर हो गया हो गया। क्या पारुल बेटा हो गया?
कर दूं? अच्छा चलो, अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, तो जस्ट टेक आउट इट के लेमडा क्यू, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होगा, ठीक है ना, इतना तो पता होगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए, एक्स की पावर -2 हो गया, एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विच विल बी -1/x, ठीक है ना। इन द मोस्ट केसेस जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा, मोस्टली आपको एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन मिलेगा डिनोमिनेटर में, सो दैट विल बी -1/x। अब इतना करने के बाद बचा क्या, इतना करने के बाद सिर्फ इतना बचा, पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेते हैं, 1 upon r plus l minus 1 upon r. So you will get minus k lambda q r minus l upon r into r plus l. R से r हो गया cancel बेटा, and the net force between them will be given as small k lambda q l upon r plus बताओ हुआ क्या, हुआ बेटा, पारुल समझ आ गया? अच्छा, इस फॉर्मूले में जो हमारा लेमडा इंटू कैपिटल एल है, इसका मतलब क्या है बेटा, बता सकते हो क्या? सर चार्ज, चार्ज कौन सा? सर जो रॉड पे है। यस, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द रॉड। अगर लेमडा की जगह चार्ज ऑन द रॉड दिया होता तो लेमडा इंटू एल को वो लिख देते, ठीक है। यस सर। पारुल समझ आ गया? नेटवर्क इश्यू है, चलो तो अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो जाएगा या एक आध क्वेश्चन और करना चाहोगे? हो जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक रिंग का बता दिया, एक रॉड का बता दिया, एक डिस्क वाला आप खुद से कोशिश करना, ट्राई करने की, ठीक है। यस सर। डिस्क वाला आप खुद से और करके फिर मुझे बताना, तब मैं वहां पर आपको बताऊंगा क्या मैथमेटिकल टेक्निक लगेगी, क्योंकि फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो केवल 2 ही लाइन था जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया, उसके बाद तो सारी कहानी केवल मैथमेटिक्स की थी, या फिर +1 का जो कंसेप्ट आप पढ़ के आए उसकी। सो नाउ द चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, दोनों बातें हो गई आपकी, और नेट फोर्स एक्टिंग इन द डिफरेंट सिचुएशंस, ये सारी बातें आपकी हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने एससीडी के कुछ क्वेश्चन लगाए, एससीडी से लगाओ या कहीं से भी लगाओ, बट आपने लगाए, दैट इज वेरी गुड। अगर आप इसी तरह से करते रहोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस केवल ये जो आपका पढ़ने का तरीका है, ये कंटिन्यूड होना चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको कभी भी ना तो स्ट्रेस फील होगा और ना ही कोई टेंशन होगी कि यार कैसे होगा, आपको लगेगा यार बहुत आराम से चल रहा है, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। बस ये है कि क्लास बाई क्लास जितनी चीजें करवाई जाएं, यू हैव टू फॉलो दैट। उतना अगर आप करते चलोगे तो कभी आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। जो टॉपिक आपने पढ़ा क्लास में, घर पे रिवाइज किया और उस पर कुछ क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दिया, और प्रैक्टिस करने के बाद एक बात और ध्यान रखी जाती है, इफ देयर इज एनी कंसेप्ट विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो भले ही वो आपको लग रहा हो कि कितना भी शिविर हो, आप उसको क्लास में जरूर पूछो, क्लास में पूछो, पर्सनल पूछो, व्हाटएवर, जैसे भी पूछना चाहो, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते रहेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। चलिए, ये तो बात हो गई कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है।
Now our next topic is going to be the electric field. ठीक है, कभी भी जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो बेटा, जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होगे या पढ़ने वाले होगे, जैसे मैं अभी आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके पहले आपने प्लस वन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वाज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो बेटा, आपको हमेशा वहां पर डिफाइन करना पड़ता है क्या, एक फील्ड, या यूं कहें कि जब भी आप एक नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो हर नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ एक फील्ड रिलेटेड होती है, am I right? Yes, sir. If you are talking about the gravitational force, then you are talking about the gravitational field. If you are talking about the electrostatic force, you are talking about the electrostatic field. If you are talking about the magnetic force, you are talking about the magnetic field. So whenever you will consider the concept of non-contact forces, non-contact forces. और non-contact forces can be conservative, can be non-conservative both. ठीक है ना? So doesn't matter whether it is conservative or non-conservative. If there is a non-contact force, then there must be some field. ठीक है ना? Because field का ही concept होता है जो explain करता है कि how the force acting between the two objects which are not in contact. If the two objects are not in contact, then how the force is acting between them? So that thing will be explained by the concept of the field. Okay. And now, if that field is the conservative field, means there is the condition. Non-contact forces can be conservative and can be non-conservative. If that force is conservative, then there will be potential with electric field. Means field तो रहेगा ही रहेगा बेटा, अगर वो कंजर्वेटिव हो गया तो पोटेंशियल भी आएगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हो। लेकिन जब कभी भी आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी होगी, आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उसके साथ फील्ड पोटेंशियल नहीं होता। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो फील्ड होगा, और अगर नॉन कांटेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स है तो फील्ड के साथ पोटेंशियल भी होगा। एंड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट मींस we have to discuss the electric field as well as electric potential also. So that's why our next concept is electric field. हमारा जो next concept है that is electric field. Means हमने ये पढ़ा कि how much force will act between the two charges, and now we are going to describe how that force act between that two charges. कितना लगा कूलम्ब्स लॉ से हमने पता लगा लिया, कैसे लगा ये हम तब पता लगा पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज क्या होती है, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में जब भी आपसे बोला जाता है कि हाउ द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट, देन आप बताते हो कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से आता है, whether it is because of the mass, whether it is because of the charge or because of the magnetic properties. magnetic properties को अगर हम बहुत डिटेल में समझे बेटा तो it is because of the spin of the charge electron present inside that, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी की वजह से आता है। शायद आपने प्लस वन में क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, Yes, sir. पढ़ा है क्वांटम नंबर्स, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स। वो केमिस्ट्री वाले हमसे चुरा ले गए हैं, वो हमारा ही टॉपिक है, फिजिक्स का ही टॉपिक है, क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। तो वो जो आपने क्वांटम नंबर्स वहां पर पढ़े हैं, वो क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आता है। तो मींस ये है कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो किसी ना किसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से राइज होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से राइज होते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड था, तो हाउ यू डिफाइन दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने उस ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ड्यू टू द मास, मास की वजह से वो क्या करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब उसकी फील्ड में कोई दूसरा मास एंटर करता है, वॉट एवर इट्स वैल्यू, वैल्यू से मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब आप मान लो एक किलोग्राम का मास है और उस 1 किलोग्राम के मास ने अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब उसकी फील्ड में चाहे 500 ग्राम का पार्टिकल है, चाहे फिर 500
किलोग्राम का पार्टिकल है, डजंट मैटर, ठीक है ना। इफ a mass will enter into a gravitational field, it will experience the force, यही बताया गया था, ठीक है ना। तो वो जो फील्ड उसने प्रोड्यूस किया, वो फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस किया था, अपने मास की वजह से प्रोड्यूस किया था। और क्योंकि मास एक ही तरह का होता है, इसलिए एक ही तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ही तरह की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, which is always attractive in nature, which is always towards the mass, always, ठीक है ना। आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो, वापस जमीन पर आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर क्या है, single direction, unidirection, it will always act towards the mass, means gravitational field will always act towards the surface of earth, not accurately surface of earth, it will be more better if you can say that towards the center of earth, ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम कंसेप्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, and that difference is charges are of two types. That's why electric field can be either towards the charge or away from the charge, ठीक है ना। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था बेटा, वो क्या था, वो मैग्नेटिक मास जो था वो केवल एक तरह का होता है, इसलिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगल टाइप, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पर चार्जेस दो तरह के होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज two types, there will be two types of, मतलब two types नहीं बोल सकते आप उसको, there will be two direction of the electric field, either towards the charge or away from the charge. So now इतनी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ बेटा कि if there is a charge placed inside me, if there is a charge placed anywhere in the space, then that charge will produce some electric field around itself. वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, and whenever another charge particle will enter into that electric field, that charge particle will experience a force, that charge particle will experience a force, right? Clear है ना? तो yes sir, how we can define it, मतलब हमने समझ लिया कि एक्चुअली ये है क्या चीज, हमने इसको डिफाइन क्यों किया, हमें ये समझ में आता है कि why we are talking about this electric field। लेकिन समझ में आने के बाद इसको हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी लाना होता है, जिससे कि हम इसको एक्सप्रेस कर पाए, हम इसको समझ पाए, हम इसको महसूस कर पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर नॉर्मल डेफिनेशन लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वी कैन से द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, around a charged particle in which if another charged particle be placed, another charged particle be placed, it will experience an electrostatic force. ओके, तो जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई लंबी चौड़ी, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन यही है कि इफ जो स्पेस होता है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इफ अनदर चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड, it will experience an electric force is called the field of that charge particle, field of that charge, that charge. ओके, तो इतनी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी, जो फाइनल कंक्लूजन निकल करके आया, वो यही निकल करके आया कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। क्लियर? अब बात ये आती है कि हाउ टू मेजर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कोई एक स्पेस होता है जिसमें दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स लगता है। बात ये आती है कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करें, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर जो फील्ड का कंसेप्ट आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई सी भी फील्ड की आप बात करो, फील्ड का कंसेप्ट आता है फोर्स को डिफाइन करने के लिए। मतलब ultimately you are saying that the force acting between two charge particle is due to the field present, due to the electric field present between them, ठीक है ना।
एक चार्ज पार्टिकल ये है, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास हैं, दोनों ने फील्ड प्रोड्यूस किया, दोनों की फील्ड इंटरेक्ट कर गई, तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल कर देंगे, ठीक है ना। Whenever there will be the interaction between the field produced by the two separate charge particle, the force will act. Clear? यही बात हुई। तो how we can measure the strength? कैसे हम strength को measure करें? So let's define it mathematically. कैसे हम इसको define करेंगे mathematically? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, ये है कैपिटल Q। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि भाई हमने तो अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ये अपने चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, दैट चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स, सम इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो अगर हमारे दिमाग में बात यह है कि व्हाट इज द फील्ड ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि अगर चार्ज पार्टिकल दूर है तो फोर्स कम लगता है, पास है तो फोर्स ज्यादा लगता है। इसका मतलब ये है कि हर पार्टिकल का जो फील्ड है वो वेरिएबल होता है, आप उससे जितना दूर जाओगे उसकी फील्ड उतनी वीक हो जाएगी। ऑब्वियसली जयराम ठाकुर की जो फील्ड है वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, तो हर एक पार्टिकल की अपनी एक फील्ड होती है, आप जैसे जैसे उससे दूर जाते जाते उसकी फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। ये जयराम ठाकुर का एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिया था, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जानते हो ना जयराम ठाकुर कौन है? यस सर। हाँ बिल्कुल, तो उनके जो भी इफेक्ट्स है वो हिमाचल में ही एक्ट करते हैं ना, हिमाचल के बाद चंडीगढ़ में नहीं, हिमाचल के बाद चंडीगढ़ में उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, और जैसे जैसे आप साउथ साइड में चलते जाओगे उनका इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब चंडीगढ़ वाले एक बार उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन साउथ वाले आनाकानी कर सकते हैं, मतलब करते ही। तो जैसे जैसे आप किसी भी चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हो ना, उसकी फील्ड कम होती जाती है, और जैसे जैसे आप उसके पास आते जाते हो, क्या होता है, उसकी फील्ड बढ़ती जाती है। इट मींस दैट देयर विल बी डिफरेंट फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। हमारे दिमाग में बात आती है कि चलो हम इस चार्ज पार्टिकल की फील्ड को मेजर करेंगे, पॉइंट पी पर कितनी, पॉइंट पी पर इसकी फील्ड। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि फील्ड की वजह से लगता है क्या, फोर्स। फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स। फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि दो पार्टिकल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से फोर्स लगता है। तो वी विल प्लेस अ चार्ज, हम यहाँ पर एक चार्ज को रखते हैं, कहाँ पर, पॉइंट पी पर, ठीक है ना। पॉइंट पी पर हमने एक चार्ज को रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड है तो फोर्स है, हमने एक चार्ज रख दिया, क्यों रख दिया। अब जैसे आप इस चार्ज है, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये तुरंत एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा, है कि नहीं, क्योंकि ये जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू की फील्ड में आ गया, और फील्ड में आते ही लग गया, फोर्स लग गया, तो फोर्स लग गया, कितना लग गया, एफ लग गया, ठीक है ना। अब अगर इसके ऊपर फोर्स एफ लग गया, तो इस फोर्स के मेजरमेंट के साथ साथ आप इसकी फील्ड कैसे मेजर करोगे। तो अब बात ये आती है कि भाई अगर इसकी फील्ड आपको यहाँ पर मेजर करना है, तो यहाँ पर एक ऐसा चार्ज रखो, एक ऐसा चार्ज रखो जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू मच लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू। और ऐसा मैं क्यों बोलूंगा, ऐसा इसलिए बोलूंगा बेटा, क्योंकि अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड कंपेरेबल हो गए, तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड आएगी वो सिर्फ इसकी नहीं होगी, बल्कि इन दोनों की रिजल्टेंट होगी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, अभी हम फील्ड को डिफाइन करने वाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल चार्ज की फील्ड पर कंसंट्रेट करेंगे। So if the magnitude of capital Q is much greater than the magnitude of small q, then obviously its field will be much stronger than this, and that's why इसकी field neglect हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमने इसके बीच का फोर्स मेजर कर दिया, और फोर्स मेजर करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे the electric field of this charge particle is given as the force experienced by this charge. Now if the magnitude of this charge is very small, then you will say that this is the test charge. जब आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा होगा ना बेटा, तब आपको यहाँ पर यही बताया गया होगा, ये जो Q है इसको एक्चुअली Q नॉट लिखते हैं, तो ये जो Q नॉट है बेटा ये होता है टेस्ट चार्ज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट चार्ज है क्या चीज, तो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी अपनी खुद की फील्ड क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कभी बोला जाए कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मे बी और मे नॉट बी, आप बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बोलोगे कि हाँ 1 से कम ही होना चाहिए। अगर ये वाला चार्ज मान लो बहुत ज्यादा है, मान लो ये 100 कूलम है, तो इसके सामने 2 कूलम की क्या औकात है, तो वो 2 कूलम इसका टेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड, इस चार्ज को भी एक नाम दे देते हैं, डिफाइन करने में आसानी होगी,
इसको नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड हमें निकालनी होती है वो हो गया सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया बेटा? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज हो गया जिसकी अपनी खुद की फील्ड जो है वो क्या होगी, it will be very small in comparison to the source charge, ठीक है ना? And test charge is always taken as positive. टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। You are free to select the negative also, लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि हमें मेजरमेंट करना है एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो, जिससे कि हम ये बता सके कि whether the field is towards the charge or further away from the charge. तो दैट्स व्हाई टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने मेजर कर लिया बेटा कि टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वेक्टर है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर है। देन हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज एट दैट पॉइंट विल बी गिवन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैथमेटिकली मैंने इसको कैसे डिफाइन कर दिया? इस तरह से, मींस अगर इसकी यूनिट पर ध्यान दो, न्यूटन पर कूलम, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताता है कि यूनिट चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बोलो, सही बोला मैं? अगर Q नॉट 1 हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू फील्ड हो गया, है कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गई? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। So this is the basic definition of the electric field. बोलो, क्लियर है? यस। समझ आ गया? इसको बोलना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको इतनी कहानियां सुना के बताई इसलिए जिससे कि आपकी हमेशा याद रहे, ठीक है? तो T is equals to F by Q naught. Clear? This is the Yes, sir. basic definition of electric field. तो कुल मिलाकर के आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं कि F, the force acting on any charge in electric field will be given as Q times of the electric field. ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? समझ आ गया बेटा? यस सर। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द क्वांटिटी। हाँ, क्या बोल रहे हो? लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 भी लिखा गया है कुछ बुक्स में। हाँ हाँ, वही अभी मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा मैंने? मॉड ऑफ Q इज मच लेस देन मॉड ऑफ कैपिटल Q। कुछ बुक्स में तो बोल रहा था कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता कि Q का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। अरे क्यों लेस देन 1 होना चाहिए भाई? यस सर। वी हैव मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेजर करना है, और उसको मेजर करने के लिए क्या करना है? एक ऐसा ही चार्ज लाना है जिसकी औकात उस सोर्स चार्ज के सामने क्या हो, बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो। यस सर। ठीक है ना? समझ आई बात? यस नरेंद्र सर। मोदी की जयराम ठाकुर का यूज करके निकाल सकते। यस सर। तो अगर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तो कुछ बुक्स का मतलब ये हुआ कि आप बोर्ड के लेवल की बुक्स को देख रहे होगे, दैट्स व्हाई ऐसा लिखा हुआ है। बट द बेसिक कंसेप्ट इज देयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द Q इज मच लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? और पॉजिटिव हम केवल क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं कि हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बोलो, ये बात समझ में आ गई? डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम डिफाइन तो ऐसे करते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट्स बनते हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट द फील्ड ऑफ द चार्ज, ठीक है ना? डिफाइन तो हमने कर लिया, फील्ड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक, लेकिन हम फील्ड को फाइंड आउट करना सीखेंगे बाद में। पहले कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए एक आध तो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज, या फिर आपको दूसरी बात ये समझ में आ रही है इफ अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स q टाइम्स ऑफ E। ठीक है ना? दोनों बातें आपको समझ में आ रही? अब यहाँ यस पर सर। एक और पॉइंट आप यहाँ पर समझ लेंगे, बिकॉज आपका जो Q था वो टेस्ट चार्ज था, राइट? तो चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये समझ लेना है, इफ Q इज पॉजिटिव, स्मॉल q इज पॉजिटिव, force will be in direction of field, force will be in direction of field। क्लियर है बेटा? और अगर आपका जो Q है वो हो गया नेगेटिव, देन फोर्स विल बी इन
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है बेटा? अगर फील्ड लेफ्ट से राइट है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट से राइट, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा राइट से लेफ्ट। क्लियर? यस सर। आगे बातें समझ में बेटा? तो चलिए इसके ऊपर एक आध दो छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि बड़े सिंपल से होते हैं, बड़े आराम से होते हैं। अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज बताया नहीं है, बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ एक आध दो क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे से, जैसे आपके एससी वर्मा में भी है क्वेश्चन, मैं वही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जब क्वेश्चन लेता हूँ तो प्राइजेस थोड़ी टिपिकल हो जाती है। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, एससी वर्मा भी छोड़ते, पहले हम आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं जिसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर एससीवी का एक क्वेश्चन। आज हमने आपको फील्ड को डिफाइन किया है कि फील्ड होता क्या है, और फील्ड की वजह से होता क्या है, फील्ड को डिफाइन क्यों करते हैं, फोर्स की वजह से। अगर आपको किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड पता है मतलब फोर्स पता है, ठीक है ना, जब आपको फील्ड पता है तो फोर्स पता है। ऐसे जब आपको पोटेंशियल पता होता है तो आपको वर्क डन पता होता है। जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो वहां पर वो भी समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है उसका। दोनों ही चीजें एक जैसी होती हैं, बस फील्ड होता है फोर्स के लिए और पोटेंशियल होता है वर्क डन के लिए। तो इसको फाइंड आउट करना हम बाद में सीखेंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जो इतना हमने आपको समझाया है। देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है शायद वो, उसमें एक क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू प्लेट्स, ठीक है ना, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and they are placed at a distance t, and another plate is negatively charged. There is a proton very near to the positive plate, ठीक है ना, एक प्रोटॉन है, and an electron at the negative plate पर एक इलेक्ट्रॉन। Both are released simultaneously, दोनों को रिलीज किया गया, released simultaneously, ठीक है ना, both are released simultaneously, and the question is who will win the race? क्वेश्चन समझ में आया क्या? When charge tends to zero, सर बुक्स में लिखा है कि, अब बेटा वही समझा रहा था मैं, चार्ज टेंस टू जीरो मतलब आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता है आपकी बुक में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट। बट व्हाट आई एम सेइंग हियर, हम ये बोल रहे हैं कि जिस चार्ज की आपको फील्ड निकालनी है, अगर उसके कंपैरिजन में क्यू नॉट जो है वो नेग्लेजिबल है, देन दोनों बातों का मतलब एक ही है। आपने ये देखा कि बुक में ये लिखा है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, आपने सोचा क्यों लिखा है, व्हाई, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो क्यों होना चाहिए, सोच कर देखो, अभी जितना कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग सोच करके देखो। सर क्यों के लिए अगर क्यू नॉट जीरो मतलब टू जीरो नहीं होगा तो वो दूसरे जो कैपिटल क्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो बेटा, चार्ज ना हो तो उसका इफेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब चार्ज नहीं है तो इफेक्ट कहां से होगा बेटा, चार्ज ना हो तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्यू नॉट इज इक्वल टू, देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन देम, क्यू नॉट को जीरो कर दिया और क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो कर दिया, देयर इज द बिग डिफरेंस। क्यू नॉट को जीरो कर दिया मतलब क्यू नॉट है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन अगर क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो है तो क्यू नॉट है लेकिन उसकी औकात नहीं। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ जी, तो क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में इस चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, इसका होना ना होना बेकार है।
एंड बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स व्हाई हमें ऐसे ही चार्ज की जरूरत है, एक ऐसे चार्ज की जरूरत है जो सोर्स चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना कर पाए। अगर आपने यहाँ पर ऐसा भी लिख दिया ना F/Q0 और आपने यहाँ पर लिख दिया Q0 का मैग्नीट्यूड मच लेस देन द, पता नहीं आपको बोर्ड में दिख रहा है मच लेस देन द सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख दिया तो ये दोनों ही बातें सिमिलर है बेटा, दोनों ही अपनी अपनी जगह वही बता रहे हैं जो स्टेटमेंट में आपको समझ में आ रहा है। दोनों का स्टेटमेंट एक ही, आप खुद से सोच कर देखो। इसका स्टेटमेंट लोगे तो भी आपको ये समझ में आ रहा है कि Q0 की अपनी खुद की फील्ड क्या है बेटा, नेग्लिजिबल। यहाँ पर ले रहे हो तो भी आपको वही समझ में आ रहा है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। क्लियर है? You can write down this like this, you can write down like this. बेसिक क्या है, बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है, बेसिकली आपको ये सीखना है कि हाउ टू डिफाइन इट। तो किसी भी चीज को अगर आपको डिफाइन करना है, जैसे आपने मोशन को डिफाइन किया था ना, तो वहां पर आपने दो तरह की चीजें पढ़ी थी, एक आपने पढ़ा था एब्सोल्यूट मोशन, एक आपने पढ़ा था रिलेटिव मोशन। जब आपसे बोला गया था एब्सोल्यूट मोशन, तो एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या था बेटा? एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये था कि क्या कोई चीज एक्चुअली रियल में मूव कर रही है क्या? तो हमारा आंसर था नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे किसी के लिए मूव कर रहा है, किसी के लिए रेस्ट में था। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि एब्सोल्यूट मोशन इज पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं कि फाइंड आउट द एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट, सो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू कैलकुलेट, बिकॉज हर चार्ज पार्टिकल की फील्ड किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड से इंटरेक्ट कर जाती है, जिससे रिजल्टेंट फील्ड बदल जाती है। समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट फील्ड निकालो आप किसी एक सोर्स चार्ज का, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली आप जो है इसको लिखोगे, थियोरेटिकली आप इसको लिख करके समझा सकते हो, पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई दूसरा चार्ज है, वो किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बोथ फील्ड विल इंटरेक्ट, और अगर दोनों फील्ड इंटरेक्ट होंगी तो देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन द फील्ड्स। ठीक है ना? सिर्फ थियोरेटिकली अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए हम ये बोल देते हैं कि वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q0 व्हिच इज टेंडिंग टू 0, या फिर मेरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q0 व्हिच मैग्नीट्यूड is much smaller than the magnitude of source charge. Both things are similar. Is that clear? Yes, sir. तो ये मतलब होता है बेटा इसका। तो चलिए फिर आप जरा बताइए, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दौड़ लगी हुई है, कौन दौड़ जीतेगा? क्योंकि ये देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के पास है तो ऑब्वियसली रिपेल होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के पास है तो ऑब्वियसली ये भी रिपेल होगा। ठीक है ना? आपको बताना है कि दौड़ कौन जीतेगा। दौड़ जीतने का मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, किसको कम टाइम लगेगा? प्रोटॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में कम टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में कम टाइम लगेगा? ये आपको बताना है, आपको डिसाइड करना है। फाइंड इट आउट, जल्दी करो। सेम टाइम लगेगा। वाओ, रियली? मेरे अच्छा, तो आपके सर पास एनसीईआरटी है? यस सर। एनसीईआरटी का क्या करना, मैं आपको जल्दी से बता ही देता हूँ 2 मिनट में। देखो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो देयर विल एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है बेटा? क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है क्योंकि ये दोनों चार्ज अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव आ रही है। ठीक है? तो इस प्रोटॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा बेटा, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा? Q into E। इलेक्ट्रॉन पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग हमने माना है क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव माना है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, कितना लगेगा? Q into E। तो दोनों का फोर्स क्या हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड में बराबर आ रहा है क्या? दोनों के फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर आ रहे हैं। अब एक्सेलरेशन आप प्रोटॉन निकालोगे तो ये होगा QE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन,
और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम। बोलो सही बोला? यस सर। तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा? जिसका मास कम है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है ना? प्रोटॉन को टाइम लग Yes. जाएगा, तो वो विल विन द रेस, इलेक्ट्रॉन विल विन द रेस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कई सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा इट विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, और आपकी बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स भी हो जाएंगी अच्छी खासी, ठीक है? थैंक यस यू सर। सर। थैंक यू सर। चलो बेटा, मिलते हैं कल। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके।